Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9, Subhash Chandra Bose, Forward Bloc and the Indian National Army। बेटा ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 आपके लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा इजी। भाई क्यों इजी होगा? क्योंकि बेटा मैक्सिमम पोर्शन जो है इस चैप्टर का, मैक्सिमम टॉपिक जो है इस चैप्टर के वो डिलीटेड है, बहुत कम ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो फर्स्ट टॉपिक हमें इस चैप्टर से पढ़ना है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। बेटा ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसे बनाया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को हम सब जानते हैं, नेशनल हीरो थे, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका इम्पॉर्टेंट रोल था। तो बताओ उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया होगा? ऑब्वियस सी बात है, भारत को आज़ाद करने के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, है ना। तो जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था, जो त्वरित उद्देश्य था किसको, फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाने का, वो यही था कि भाई हम भारत को आज़ादी दिला दें, इंडिया को लिबरेट करा दें, इंडिया को फ्रीडम दिला दें। क्लियर है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था, जो त्वरित उद्देश्य था, वो था लिबरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया को फ्री कराना था। भाई किसके सपोर्ट से फ्री कराना था? वर्कर्स कौन होते हैं बेटा? मजदूर। ठीक है ना, जो रोज काम करते हैं, रोज जो कमाई करते हैं और समहाउ अपना जीवन मैनेज करते हैं। तो वर्कर्स, मजदूरों की हेल्प से उन्हें आज़ादी चाहिए थी। पीजेंट्स मतलब किसान भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भाई 2, 4, 5 लोगों के काम करने से कुछ नहीं होगा, सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा आज़ादी की लड़ाई में। तो वो चाहते थे वर्कर्स भी कंट्रीब्यूट करें, पीजेंट्स भी कंट्रीब्यूट करें, यूथ से तो उनकी एस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा थी, युवा लोग जो होते हैं वो भी आएँ, वो भी पार्ट लें। एंड ऑल रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम के थे, वो यूथ, पीजेंट, वर्कर्स, ये सब मिलके क्या करें, अंग्रेज़ों को भारत से भगाएं। और अंग्रेज़ जब भारत से चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम आज़ाद हो जाएंगे। ये एम था किसका? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष का बिलीव था कि भाई अगर हमें आज़ादी चाहिए है तो हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा। Subhas believed in an uncompromising anti-imperialist struggle। बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के हमें चुन चुन के अंग्रेज़ों के साथ लड़ना है। एंटी इंपीरियल मतलब हमारी इंपीरियल पावर कौन थे? अंग्रेज। उनके खिलाफ एंटी हमें क्या करना है? स्ट्रगल करना है। और कब तक स्ट्रगल करना है? जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। या स्ट्रगल क्यों करना है? फॉर अटेनिंग नेशनल इंडिपेंडेंस। तो सुभाष का बिलीव था कि भाई हमारे अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है। क्यों लड़ना है? नेशनल इंडिपेंडेंस को अटेन करने के लिए। अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल फॉर अटेनिंग नेशनल इंडिपेंडेंस। बेटा एक बात और जो आप बहुत अच्छे से सुन लो, समझ लो कि सुभाष चंद्र बोस का फर्म बिलीव था कि एक बार हमें आज़ादी मिल जाए, हम अंग्रेज़ों को हरा दें, भारत आज़ाद हो जाए, उसके बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक होगा वो किसके लिए काम करेगा? सोशलिज्म के लिए काम करेगा। मतलब इंडियन सोसाइटी कैसी सोसाइटी बन जाएगी? सोशलिस्ट सोसाइटी बन जाएगी। क्लियर है? तो सुभाष चंद्र बोस का कहना यह था, आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, एक बार हमें आज़ादी मिल जाए, आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस एक बार हमें आज़ादी मिल जाए, उसके बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो किसके लिए काम करेगा? सोशलिस्ट सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है? द फॉरवर्ड ब्लॉक वुड वर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब क्या होता है बेटा सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब? एक ऐसा समाज बनाया जाएगा जहाँ पर जो ऑनरशिप होगी वो गवर्नमेंट के पास होगी, गवर्नमेंट के पास सारे मीन्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होंगे, गवर्नमेंट सारी चीज़ें प्रोड्यूस करवाएगी, फिर सब को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी, जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे उनका। क्लियर है? मतलब सोशलिस्टिक सोसाइटी बनेगी। कहाँ पर? इंडिया में। ऐसा मानना था सुभाष चंद्र बोस का कि भाई फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला काम तो क्या है कि आज़ादी लो, और जैसी आज़ादी मिलेगी इंडिया को क्या बनाओ? सोशलिस्ट सोसाइटी, जहाँ पर मैक्सिमम कंट्रोल फैक्टर प्रोडक्शन पर किसका होगा? सरकारों का होगा। सरकार किसकी भलाई के लिए काम करेगी? लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। वर्कर्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा जितना पीजेंट इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है? जो मेजर सुभाष चंद्र बोस ने सजेस्ट किया उसमें पहला मेजर था कि भाई देखो हम जिस दिन आज़ाद हो जाएंगे तो हम
हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करें, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवाइव करें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो पूरी तरह रियून कर चुके थे ब्रिटिशर्स। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वो मेजर चेंजेस लाए थे, कमर्शियल क्रॉप ज़्यादा ग्रो कराते थे, है ना। तो अब सुभाष चंद्र बोस का कहना ये था कि नहीं नहीं, हमें जो रिक्वायर्ड होगा, जो नीडेड होगा, हम उसे ग्रो करेंगे, हम वो सारी क्रॉप्स को ग्रो करना बंद कर देंगे जो अंग्रेज हमसे ग्रो करा रहे थे। क्लियर है। तो अब पहला जो सजेशन दिया किसने, सुभाष चंद्र बोस में, वो ये था कि स्टेट प्लानिंग हो किसके लिए, एग्रीकल्चर के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, वो किस पे होगा, सोशलिस्ट लाइन्स पर होगा। ठीक है, सोशलिस्ट लाइन्स पर होगा, मतलब मैक्सिमम कंट्रोल फिर किसके पास ही होगा, लोगों के पास ही होगा। क्लियर है, लोगों के पास, मतलब कंबाइंड ऑनरशिप होगी। सेकेंड, एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। देखो पहले बेटा जो ज़मींदारी सिस्टम अंग्रेज लोग क्रिएट करके गए थे, हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट प्रीवियस क्लासेस में, महलवारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, इजारदारी सिस्टम, ऐसे जो सिस्टम अंग्रेज लाए थे, उन्होंने उससे एक नई क्लास बना दी थी ज़मींदारों की। तो अब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि ये जो लैंडलॉर्डिज्म है ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो जाए और पूरा के पूरा कंट्रोल एक्चुअल का लैंड के ऊपर किसका हो, पीजेंट्स का हो, किसानों का हो। देन थर्ड जो मेजर सजेस्ट किया सुभाष चंद्र बोस ने, वो ये था सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा जब भी हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, लैंड, लेबर, मशीनरी, कैपिटल। तो सुभाष चंद्र बोस का मानना ये था कि इनके ऊपर जो ऑनरशिप हो वो किसकी हो, सोशल हो, सारे लोगों की ऑनरशिप हो, मतलब जो भी बिजनेस, जो भी फैक्ट्री, जो भी इंडस्ट्री आए, ऐसा ना हो कि वो किसी एक व्यक्ति की हो, वो सबकी हो। फैक्टर प्रोडक्शन पता चल गया क्या है बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल। सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, एंड मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले प्रोड्यूस भी हम करें, मीन्स जो सारे लोग हैं, जो एक सोसाइटी का पार्ट है, वही सारे लोग मिलके प्रोडक्शन करें और फिर वही सारे लोग मिल करके डिस्ट्रीब्यूशन करें, है ना। सो प्रोडक्शन के मीन्स की भी सोशल ऑनरशिप हो और डिस्ट्रीब्यूशन की भी सोशल ऑनरशिप हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएंगे बेटा, बैंक्स आएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आएगा, तो बैंक के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर भी किसका कंट्रोल हो, सोसाइटी का, सोशल ऑनरशिप हो। तो प्रोड्यूस भी हम करें, डिस्ट्रीब्यूट भी हम करें, कौन, जनरल पब्लिक। फैक्टर प्रोडक्शन पे भी सोशल ऑनरशिप हो, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी सोशल ऑनरशिप हो। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा बेटा, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट वन जो आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है बेटा, मनरेगा जैसी कुछ स्कीम हम लोग ले आए हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसी कुछ स्कीम्स लेके आए, टिल डेट हम राइट टू वर्क हर सिटीजन को नहीं दे पाए हैं। पर सुभाष चंद्र बोस, सोचो कितना पहले भी कितना आगे का सोचते थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना ये था कि हमारी कंट्री में क्या भी होना चाहिए, राइट टू वर्क, जैसे आज राइट टू एजुकेशन है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वैसे क्या भी होना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि राइट टू वर्क को भी क्या बना दिया जाए, फंडामेंटल राइट बना दिया जाए सिटीजन्स के लिए, कि भाई अगर मैं इंडिया में रहने वाला नागरिक हूँ तो मेरे पास काम अवेलेबल होना ही चाहिए। ये किसकी ड्यूटी है, सरकारों की। मैं अगर काम करना चाहता हूँ तो मुझे काम देना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की। तो राइट टू वर्क चाहते थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। देन फोर्थ पढ़ा भी हमने ना, आप फिफ्थ पढ़ेंगे, प्रोवाइडिंग वर्कर्स सेवरल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स। और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अगर वर्कर जो मज़दूर हैं वो आपके लिए दिन रात काम करने को तैयार है तो आपको भी उसे बहुत सारे बेनिफिट्स देने की ज़रूरत है, जैसे पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, कम से कम उसे इतने वेजेस तो दो कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए, उसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी दो। अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जो हज़ार्डस नेचर का है, जो बेचारे मज़दूर की हालत पे साइड इफ़ेक्ट कर सकता है उसकी हेल्थ पे, तो आप उसे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स वगैरह दें। तो ये इतने सारे सजेशंस किसने दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। पहला था स्टेट प्लानिंग हो एग्रीकल्चर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो जाए, ऑनरशिप एक्चुअल पीजेंट्स के पास आ जाए। प्रोडक्शन की भी सोशल ऑनरशिप हो और डिस्ट्रीब्यूशन की भी सोशल ऑनरशिप हो। राइट टू वर्क,
फंडामेंटल राइट बन जाए और वर्कर्स को सेफ्टी दी जाए। क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि जो कम्युनिज्म है वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, कम्युनिज्म और सोशलिज्म में बिल्कुल थोड़ा सा फाइन लाइन का ही अंतर है बेटा, ठीक है। पर सुभाष चंद्र बोस ये जानते थे कि कम्युनिज्म इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ना ही तो जो इंडियंस हैं वो अग्री करेंगे इस बात के लिए कि हमारे जो बिलीव्स हों वो एंटी रिलीजियस हों। हमारा धर्म में अच्छा खासा विश्वास है तो हम इसके धर्म के खिलाफ भी नहीं जाएंगे। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स और बनाए जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जिनको अब हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक के। पहला, फ्रीडम इन द मैटर ऑफ रिलीजियस वर्शिप। जैसे चाहे, जिस तरीके से आप चाहें वैसे आप अपने धर्म को मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, रखना है तो, नहीं रखना है नहीं करो, मंदिर जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। तो सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से ही फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 और ऑब्जेक्टिव्स, मेजर ऑब्जेक्टिव सेट किए गए, जो बताते हैं कि भाई आपको धर्म के नाम पे पूरी आज़ादी है, आपको जैसे रहना है वैसे रह सकते हो। किस मैटर में? धर्म के मामले में। दूसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ऑटोनॉमी। मतलब सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर एक बार हमें आज़ादी मिल भी जाएगी तो हम हर व्यक्ति को लिंग्विस्टिक फ्रीडम देंगे, कल्चरल ऑटोनॉमी देंगे। आपको जो भाषा बोलनी है बोलो, जिस भी तरीके से अपने कल्चर को आगे लेके जाना है आप लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिंग्विस्टिक कल्चरल ऑटोनॉमी दी जाएगी सारे सेक्शंस को इंडियन सोसाइटी के, ऐसा भी सुभाष चंद्र बोस का मानना था। अब बेटा अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो क्या कहता है, यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को हम अगर कंक्लूड करना चाहें तो इन वर्ड्स में कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव था उसका मानना ये था कि फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी में इक्वालिटी आए, सोशल जस्टिस हो। क्लियर है? ये क्या है? एप्लीकेशन है किस प्रिंसिपल की? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की, सोशल जस्टिस की, जिसके थ्रू हम बिल्डअप करना चाहते हैं एक नए ऑर्डर को। कहाँ पर? फ्री इंडिया में। फ्री इंडिया में एक न्यू ऑर्डर को हम डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे, जो सोलली किस पे डिपेंड करेगा? सोशल जस्टिस पे, इक्वालिटी पे, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे, सोशल जस्टिस पे। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, जो हमें इस ईयर सिलेबस में पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को। किसको पढ़ना है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को। बेटा हम सब ने वर्ल्ड वॉर 2 को पढ़ लिया है, आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो जब टीचर ने पढ़ाया होगा तब पढ़ा होगा, बुक से रीड किया होगा। आपको पता है कि कैसे जापान, जर्मनी और इटली वर्ल्ड वॉर 2 को लड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में तो जर्मनी भी जीतता है भाई, जापान को भी शुरुआती दौर में थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, बाद में जो हुआ वो छोड़ दो, पर शुरुआती दौर में तो जर्मनी भी जीत रहा था, जापान भी जीत रहा था। तो साउथ ईस्ट एशिया में हम देख रहे थे कि जो जापानीज़ आर्मी थी वो एक के बाद एक सक्सेस लेती जा रही थी। अगेंस्ट होम? अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। मतलब जापानीज़ को भी अच्छी खासी सक्सेस मिली अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया में। इस वजह से क्या हुआ बेटा, इसके एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स फेल प्रिजनर्स इनटू देयर हैंड्स। अब अंग्रेज़ों की साइड से कौन लड़ रहे थे बेटा? हमारे सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स ही तो लड़ रहे थे ना। हम नहीं चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 लड़ें, पर अंग्रेज़ हमें ज़बरदस्ती लड़वा रहे थे और हम लड़ रहे थे। तो जैसे ही जापानीज़ आर्मी एक के बाद एक सक्सेस लेती रही तो उसके हाथों में क्या आ गए? बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स। क्यों आ गए भाई? क्योंकि अंग्रेज़ों के साइड से तो हम ही लड़ रहे थे ना। तो बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर किसके हाथ चढ़ गए? जापानीज़ के हाथ। आफ्टर द फॉल ऑफ सिंगापुर इन February 1942, जापान कैप्चर्ड सम 40,000 इंडियन सोल्जर्स। जैसे ही सिंगापुर किसके हाथों में आता है? जापान के हाथों में आता है। कब आता है? 1942 में। अब तक कितने इंडियन सोल्जर जापान के पास पहुंच गए थे, मतलब उनके हाथों में आ गए थे? 40,000। बात समझ में आ रही है? जापान एक के बाद कंट्रीज़ को जीतता आ रहा है साउथ ईस्ट एशिया में। किससे जीतता आ रहा था? अंग्रेज़ों से। और हर जगह उसे कुछ ना कुछ इंडियन अपने हाथों में मिल जाते। जैसे ही सिंगापुर का फॉल होता है, जैसे सिंगापुर जीतता है जापान। कब जीतता है? 1942 में। जापान के पास कितने इंडियन सोल्जर्स हो जाते हैं? 40,000 एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर।
मतलब युद्ध में जो जीते हुए कैदी थे, कितने हो जाते हैं जापान के पास? 40,000। जो जापानीज़ होते हैं वो कोशिश करते हैं, बेटा कोशिश नहीं करते हैं, दे ही देते हैं। द जापानीज़ हैंडेड दैम, जापानीज़ इन 40,000 इंडियन सोल्जर्स को किसको दे देते हैं बेटा? कैप्टन मोहन सिंह को दे देते हैं। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह कौन थे बेटा? ये वो बंदा था जो ऑलरेडी जापानीज़ फोर्सेस के आगे फ्रंट में मतलब आगे सरेंडर कर चुका था। ठीक है, तो ये जो 40,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जापानीज़ किसको हैंड ओवर करते थे? कैप्टन मोहन सिंह को, हु हैड अर्लियर सरेंडर्ड टू डैम आफ्टर जापानीज़ फोर्सेस अटैक्ड मलय। मलय पे जैसे ही जापानीज़ फोर्सेस अटैक करती हैं तो कैप्टन मोहन सिंह अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो अब जापानीज़ आर्मी है सारे सोल्जर्स किसको दे देती हैं? कैप्टन मोहन सिंह को दे देती है। अब बेटा जहाँ पर इंडियन सोल्जर्स ये देखते हैं कि वाह क्या पिटाई हो रही है ब्रिटिशर्स की, तो इंडियन सोल्जर्स तो खुश हो जाते हैं। बेटा जब हम हमारी कंट्री के लिए लड़ते हैं तो हमारे अंदर जोश अलग होता है, पर जब हमें कोई सिर्फ इसलिए लड़ा रहा है कि भाई आपकी कंट्री का रूलर मैं हूँ और आप जाके इससे लड़ लो उससे लड़ लो, तो क्या हम उतना फोर्सफुली उतना दिल से लड़ेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब अंग्रेज़ हमें बोल रहे थे जाके फाइट करो तो हम दिल से थोड़ी नहीं लड़ रहे थे, हम हार रहे क्योंकि हम अंग्रेज़ों के साइड से लड़ रहे हैं, हम हार रहे तब भी हम खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि अंग्रेज़ हार रहे थे, है ना? समझ में आ रही है बात? तो ब्रिटेन्स डिफीट रोस्ट ग्रेट होप्स अमंग इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स बड़े खुश हो रहे थे कि भाई चलो अच्छा ये ब्रिटेन हार रहा है, तो इन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि वाह अब अंग्रेज हार रहे हैं, कुछ तो आशा बनती है, हमारा कुछ तो अब हो सकता है, ऐसे सारे सोल्जर्स सोच रहे हैं। दे वर रेडी टू टेक एक्शंस, और ये एक्शंस लेने के लिए भी तैयार हैं। और क्योंकि ये लोग सारे रेडी हैं इसी वजह से अब क्या होगा? फॉर्मेशन होगा किसका? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। ये जो सोल्जर्स हैं जो खुद हार रहे थे पर इस बात को लेके फिर भी खुश थे कि हम नहीं हार रहे हैं, हम तो अंग्रेज़ों की साइड से लड़ रहे थे, अंग्रेज हार रहे हैं, तो इनके मन में एक क्या बोलना चाहिए, रुचि राउज्ड, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अब इनको इंटरेस्ट जागा कि यार चलो हमारे लिए अभी भी आशा है, होप्स हैं, हमारा कुछ हो सकता है। और ये अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने को रेडी होते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं लीग के वो होते हैं रास बिहारी बोस। ये कौन होते हैं बेटा? एक ओल्ड रिवोल्यूशनरी होते हैं जो जापान भाग गए होते हैं। कब? 1915 में। 1915 में एक व्यक्ति कहाँ पहुँचा था? जापान, जिसका नाम क्या था? रास बिहारी बोस। कब पहुँचा था ये जापान? 1915 में। तो वो ऑर्गेनाइज करता है किसको? सारे इंडियन सोल्जर्स को। द ऑर्गेनाइजर ऑफ द लीग, कौन सा लीग? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसका ऑर्गेनाइजर कौन होता है? रास बिहारी बोस। कौन होते हैं ये? ओल्ड रिवोल्यूशनरी होते हैं जो कहाँ भाग कर चले गए थे? जापान चले गए थे। कब? 1915 में। और ये जो लीग बनती है बेटा, ये जो ग्रुप बनता है, इसका एम, इसका उद्देश्य ये होता है कि ये उन मेंबर्स की सपोर्ट को मोबिलाइज करेंगे इंडियन कम्युनिटीज़ के, ठीक है, इंडियन कम्युनिटी के जितने भी मेंबर हैं उनके सपोर्ट को गेन करना, उन्हें मोबिलाइज़ करना। क्यों मोबिलाइज करना था? उनका सपोर्ट क्यों चाहिए था? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस, कि भाई हमें अपने भारत की आज़ादी चाहिए है। तो जितने भी लोग आसपास में मिले, ठीक है, इंडियन कम्युनिटी के, उन सब को कहो कि भाई कुछ करो, हमें आज़ादी चाहिए। सो द लीग एम्ड एट मोबिलाइजिंग द मेंबर्स। ये जो लीग था उसका एम ही था कि मेंबर्स को मोबिलाइज करना है, इंडियन मेंबर्स को मोबिलाइज करना है, सो दैट वी कैन गेट फ्रीडम। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हमें इस चैप्टर का पढ़ना है वो है सुभाष कंट्रीब्यूशन टू INA सक्सेस एंड अचीवमेंट। सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन था INA, इंडियन नेशनल आर्मी की सक्सेस में, अचीवमेंट्स में? बेटा देखो, सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा होप रखते थे हिटलर से, मसोलिनी से, पर ना ही तो हिटलर ने इतना ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट किया, ना ही तो मसोलिनी ने किया। तो व्हाट सपोज हैड फेल्ड टू गेट फ्रॉम हिटलर एंड मसोलिनी, हिटलर फ्रॉम जर्मनी, मुसोलिनी फ्रॉम इटली, दोनों से बात की सुभाष चंद्र बोस ने, पर दोनों से इन्हें वो सब नहीं मिला जिसकी आशा ये रखते थे।
पर वो सब किसने दे दिया? जापान प्राइम मिनिस्टर तोजो। तोजो कौन थे? जापान के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने वो सब कुछ सुभाष चंद्र बोस को दिया जो उन्हें किससे चाहिए था? हिटलर या मसोलिनी से चाहिए था। तो जो मान गए थे कि भाई तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे। दैट इज़ क्या क्या चाहिए था हमें, जो हमें हिटलर ने नहीं दिया, जो हमें मसोलिनी ने नहीं दिया, वो था द फाइटर प्लेन्स, वॉर टैंक्स, आर्टिलरी, लॉरीज जिससे फोर्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाए, इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाए, या शोल्डर्स को फ्रंट लाइन पे लाया जाए। अब आप समझ रहे हो कितनी गहरी बात है। हमने हिटलर से भी मांगा कि भाई प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, हमें सारी चीज़ें दे दो। हम मुसोलिनी के पास भी गए पर ये दोनों नहीं माने। पर मान कौन गए? तोजो कौन थे? जापान के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, जो तुम्हें चाहिए हम देंगे। और हमें क्या क्या चाहिए था? फाइटर प्लेन्स चाहिए थे, वॉर टैंक चाहिए थे, आर्टिलरी चाहिए थी, लॉरी चाहिए थी। और लॉरीज क्यों चाहिए थी? फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हमारे सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो और भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। तो समझ में आ गई बात, क्या क्या दिया, मतलब देने को तैयार हो गए। तो जो हमें फाइटर प्लेन्स, वॉर टैंक्स, आर्टिलरी, लॉरीज एक्सेट्रा। और जो स्लोगन था वो क्या था? जय हिंद, विक्ट्री टू इंडिया। जय हिंद का मतलब क्या होता है? हम लोग नेशनल एंथम की बात करते हैं ना, जय हिंद, वो क्या है? विक्ट्री टू इंडिया। एंड दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली। दो स्लोगन्स दिए, पहला जय हिंद, विक्ट्री टू इंडिया, दूसरा दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली। बिकम द बैटल क्राई ऑफ द INA, इंडियन नेशनल आर्मी के बैटल क्राई क्या बने? दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली, जय हिंद, विक्ट्री टू इंडिया। एज INA सुप्रीम लीडर सुभाष अचीवमेंट्स वर एज फॉलो। अब INA के जो सुप्रीम लीडर थे सुभाष, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे वो हम पढ़ेंगे। पहला, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम बना रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कहाँ पर? फ्री इंडिया में। और इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया किसके ऊपर? अलाइज के ऊपर, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इन सब के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रहे हैं किसके लिए? फ्री इंडिया के लिए। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस अनाउंस कर देते हैं कि भाई हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रहा हूँ किसकी? फ्री इंडिया की। और किसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं? अलाइज के ऊपर। अलाइज बोले तो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, 9 कंट्रीज़ थी, जिसमें से एक जापान भी था, जर्मनी, इटली, बर्मा बोले तो म्यांमार, थाईलैंड, ये सब रिकॉग्निशन दे देते हैं किसको? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो बेटा कितनी कंट्री ने रिकॉग्निशन दिया इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो 21 अक्टूबर 1943 को किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। 9 कंट्रीज़ ने। वो 9 कंट्रीज़ में 4 के नाम हमें दिए हुए हैं, 5 के नाम दिए हुए हैं, 5 जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, म्यांमार एंड थाईलैंड। इन सब ने रिकॉग्निशन दे दिया किसको? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। फ्रॉम सिंगापुर से नेताजी कहाँ पहुँचे? टोक्यो पहुँचे। वहाँ पर उन्हें पूरा ऑनर दिया गया। क्लियर है क्यों ऑनर दिया गया? ड्यू टू द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, क्योंकि इन्होंने तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना ली थी, इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो बेटा नेताजी कहाँ पर थे? सिंगापुर में थे। सिंगापुर से ये कहाँ पहुँचे? टोक्यो पहुँचे, जहाँ उन्हें क्या मिला? फुल ऑनर। क्यों मिला भाई फुल ऑनर्स? ही वॉज रिसीव्ड विथ फुल ऑनर्स। उन्हें बढ़िया आदर सत्कार के साथ रिसीव किया। क्यों किया? क्योंकि ये हेड थे गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के। ये तो रिकॉग्नाइज कर चुके थे ना। चलो नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रीनेम्ड एज शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स। दूसरा इनका अचीवमेंट था कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड था उसे इन्होंने रीनेम कर दिया शहीद और स्वराज आइलैंड के नाम से। शहीद एंड स्वराज आइलैंड। 8 अक्टूबर 1943 को जो जापान था उसने अंडमान एंड निकोबार किसको दे दिया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया। इट मीन्स सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के पास क्या आ गया? अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। दिसंबर के लास्ट वीक में जो सुभाष थे वो इस आइलैंड पे गए और वहाँ पर जाके उन्होंने इसके नाम को बदल दिया, रीनेम कर दिया। क्या नाम रख दिया बेटा? शहीद और स्वराज आइलैंड रिस्पेक्टिवली। अंडमान एंड निकोबार था, क्या कर दिया? शहीद एंड स्वराज आइलैंड रिस्पेक्टिवली। क्लियर है?
शहीद और स्वराज, अंडमान एंड निकोबार। थर्ड जो अचीवमेंट था वो था शिफ्टिंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 1944 में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लेती है। कहाँ से? सिंगापुर से। कहाँ? रंगून। सिंगापुर किसके कंट्रोल में था बेटा? जापान के कंट्रोल में था। तो सिंगापुर में ओपन हैंड मिलता है किसको? सुभाष चंद्र बोस को, कि भाई आप जो करना चाहते हैं यहाँ बैठ के करें। फिर रंगून, आज का यंगून, कहाँ पर है? बर्मा, म्यांमार में। क्लियर है? तो सुभाष चंद्र बोस अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर को शिफ्ट करते हैं सिंगापुर से। कहाँ पर? रंगून, यंगून, और ये कहाँ पर है? बर्मा, आज का म्यांमार। दिस चेंज वॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस। ये चेंज क्यों किया? क्योंकि इसकी एक इम्पॉर्टेंस थी, वो भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस थी, क्योंकि जो म्यांमार था वो गेटवे था इंडिया का। कहाँ से? ईस्टर्न फ्रंटियर्स से। ठीक है? अगर इस साइड से आप इंडिया आना चाहते हैं और अगर आप म्यांमार में हैं तो आप इजीली इंडिया में एंटर कर सकते हैं। तो म्यांमार अपने हेडक्वार्टर को लाना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था सुभाष चंद्र बोस के लिए, क्योंकि सुभाष की जो लिबरेशन आर्मी थी वो इंडिया के ईस्टर्न साइड में अगर एंट्री लेती तो कहाँ से ही लेती? म्यांमार से लेती। नाउ स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम एंड विक्ट्रीज वन बाय INA। अब हम देखेंगे क्या क्या स्ट्रगल किया हमारी INA और कहाँ कहाँ उन्हें जीत मिली। जो INA थे उस INA के जो हमारे सोल्जर्स थे, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, उसने जापानीज़ आर्मी के साथ मिलकर बहुत सारी टेरिटरीज़ को जीता साउथ ईस्ट एशिया में। 1944 को ये कहाँ तक पहुँच गए? इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुँच गए, इंडियन फ्रंटियर्स तक पहुँच गए। द बीसीस्ट कोहिमा एंड रीच्ड इम्फाल। उन्होंने कोहिमा को जीता और इम्फाल तक पहुँचे, जो आज नागालैंड, मणिपुर स्टेट हैं। इन्होंने बेटा कोहिमा तक तो ये पहुँच गए थे, तो यहाँ पर इन्होंने कोहिमा पर मतलब जो इंडिया का पार्ट है कोहिमा, वहाँ पर तिरंगा लहराया। दे हैड गुड फॉर्च्यून ऑफ प्लांटिंग ट्राई कलर। ये ट्राई कलर को प्लांट कर पाए, हमारे तिरंगे झंडे को लगा पाए। कहाँ पर? लिबरेटेड सॉइल ऑफ इंडिया नियर कोहिमा। कोहिमा अब इनके पास आ गया था, तो कोहिमा पर इन्होंने तिरंगा झंडा लहराया। 19 मार्च 1944 को एक भयंकर लड़ाई हुई, फाइट हुई। अब बेटा देखो, अगर हम तिरंगा झंडा लहराएंगे, टेरिटरीज़ को अक्वायर करेंगे, तो क्या ब्रिटिशर्स चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। इसकी वजह से ही अ सीवियर फाइट एंस्यूड मतलब होता है किसी के बदले में कुछ होना। क्योंकि हमने ट्राई कलर वहाँ पर प्लान किया, इसीलिए अंग्रेज़ों ने भी बढ़िया से लड़ाई की। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड बैटल द INA एंड द जापानीज फोर्सेज हैड टू ड्रॉ बैक फ्रॉम कोहिमा। और इतनी भयंकर लड़ाई हुई, इतना भयंकर बैटल हुआ कि INA को और जापानीज फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ा कोहिमा से। कब विड्रॉ किया इन्होंने? 7 जून 1944 को, बिकॉज देयर फूड एंड वेपन सप्लाई रैन शॉर्ट। बेटा देखो, कंटिन्यूस सप्लाई आपके पास फूड की, इक्विपमेंट्स की आती रहे तो आप लड़ते रह सकते हैं, पर यहाँ पर देखा कि INA के पास, जापानीज़ आर्मी के पास फूड की शॉर्टेजेस हो गई, वेपन्स की शॉर्टेजेस हो गई, तो इन्होंने बहुत हद तक तो लड़ते रहे अंग्रेज़ों से, पर इन्हें फिर विड्रॉ करना पड़ा कोहिमा से। कब विड्रॉ किया इन्होंने? 7 जून 1944 को। देन द डिफीट ऑफ जापान सील्ड द फेट ऑफ INA। बेटा देखो, हमें मसोलिनी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, हिटलर ने सपोर्ट नहीं किया, हमारा एक ही सपोर्टर था, वो था जापान। और जापान ने बेटा सब कुछ दिया, हमें बहुत हेल्प की, पर जापान नागासाकी हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप किया जाएगा उसके बाद वो विड्रॉ करेगा, सरेंडर करेगा, विड्रॉ नहीं करेगा, सरेंडर करना पड़ेगा अगेंस्ट USA। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे ही नागासाकी हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करेगा, जापान क्या करेगा? सरेंडर। और जापान सरेंडर करेगा तो बेटा हमारा तो सपोर्ट सिस्टम ही हिल गया ना, तो यहाँ पर हम भी ख़त्म हो जाएंगे, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी का फेट भी सील। बेटा इंडियन नेशनल आर्मी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है,
इसकी जो विक्ट्रीज़ होती हैं, जो जीतें होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती हैं। मॉनसून स्टार्ट हो जाता है बिफोर द फॉल ऑफ इम्फाल। कब बेटा, जो जापानीज़ आर्मी थी वो भी अब धीरे धीरे करके क्या करेगी, रिट्रीट करने लग जाएगी। क्लियर है? मॉनसून स्टार्टेड बिफोर द फॉल ऑफ इम्फाल एंड बाय द एंड ऑफ 1944 मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। मई 1944 में जो जापानीज़ फोर्सेस होती हैं वो भी रिट्रीट करने लगती हैं। समहाउ जापानीज़ आर्मी और इंडियन नेशनल आर्मी कंटिन्यू रखती हैं अपने कंट्रोल को वर्मा पर, म्यांमार पर 1 साल तक, पर उससे भी ज़्यादा कुछ हमें मिलता नहीं है। और इसके बाद तो चीज़ें और ख़राब होती गई, बैड टू वर्स होती गई। रंगून, यंगून, इसे भी अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया। कब कैप्चर कर लिया बेटा? मई 1945 में। जो आईएनए थी वो डिसआर्म्ड हो गई। द आईएनए मैन वर डिसआर्म्ड। उनके जितने भी जो सोल्जर्स थे उन्हें डिसआर्म कर दिया गया और प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जापान सरेंडर करता है अगस्त 15 को। इससे तो आईएनए का फ्यूचर पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। इसकी किस्मत यहाँ पर दी एंड हो जाती है। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस भी रंगून छोड़ के बैंकॉक पहुँचते हैं। उसके बाद वो टोक्यो जाते हैं। पर टोक्यो जाते टाइम में ऐसा होता है कि उनका जो प्लेन होता है, जो हवाई जहाज़ होता है, वो क्रैश कर जाता है। ठीक है? और उन्हें बहुत फैटल इंजरीज़ होती हैं। जो जापानीज़ ऑफिशियल का जो वर्जन है वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ होती है 18 अगस्त 1945 को। वट एवर देन हैपेंड, नेताजी वॉज सीन नो मोर। अच्छा, जो भी कुछ हुआ हो उसके बाद से किसी ने सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा। फिर से ध्यान से सुनो। नेताजी रंगून से कहाँ के लिए निकलते हैं? बैंकॉक के लिए। और उसके बाद वो टोक्यो जाने के लिए जिस प्लेन में बोर्ड करते हैं वो क्रैश कर जाता है। उन्हें फैटल इंजरीज़ होती हैं। जो जापानीज़ ऑफिशियल वर्जन है उसका मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है 18 अगस्त 1945 को। वट एवर देन हैपेंड, उसके बाद जो हुआ वो हुआ, पर नेताजी को किसी ने कभी नहीं देखा। और इसी के साथ बेटा होता है हमारा चैप्टर भी खत्म। था ना छोटा सा चैप्टर।